प्लीज वेलकम टू माय चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें हमने पढ़ा है भारत में यूरोपियों का आगमन, और हमने इसमें देखा है कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां जो है व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती है, और वे किस प्रकार से भारत में अलग अलग कुटिया बनाती है, यानी कि कंपनियों को स्थापित करती है या कंपनियों का केंद्र बनाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा है पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगाल जो है वो पुर्तगाल एक यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां हैं यूरोप की, तो उसमें जो है पुर्तगाली जो आते हैं भारत में और यहाँ पे व्यापार कैसे करते हैं और किस प्रकार से वो मुनाफा कमाते हैं। फिर दूसरा जो होता है वो होता है डच। डच भी किस उद्देश्य से भारत में आते हैं और किस प्रकार से वो यहाँ अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित करते हैं। फिर आता है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। अंग्रेज जो हैं वो किस प्रकार से भारत आते हैं और वो भी किस उद्देश्य से आते हैं। और फिर आता है डेनिश। फिर हमने यही पढ़ा है कि डेनिश जो है वो भी उसी ये उद्देश्य से आते हैं, यानी कि अपनी व्यापारिक कंपनियां यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो ये भी व्यापार के उद्देश्य से ही भारत आते हैं तथा ये भारत में आकर अपनी एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित होती है, और जो कि फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी कहलाती है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य भी व्यापार के उद्देश्य से ही इसको भी स्थापित किया जाता है। और भारत में जो है वो कंपनी आती है फ्रांसीसी कंपनी, उसको आने की उसमें जो फ्रांसीसियों के आने की जो प्रेरणा होती है वो कौन देता है, तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री होते हैं जो आने की प्रेरणा देते हैं वो है कोलवर्ट ने दी थी। उस समय फ्रांस का राजा जो था वो लुई 14वां था। ऐसे देखा जाए तो वहाँ पे लुई नाम से बहुत सारे ऐसे फ्रांसीसी राजा हुआ करते थे, लेकिन उसमें जो 14वां नंबर का राजा था वो था लुई 14वां, जो वहाँ का राजा हुआ करता था। और उसका जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट, इसी के प्रयासों से ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसमें मुख्य रूप से योगदान जो दिया वो है कोलवर्ट का योगदान। और इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नाम था कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स, या उनकी भाषा में उनकी कंपनी का नाम था। लेकिन यह भारतीय भाषा में इसे देखा जाए तो इसका ये नाम जो है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, और यह इसी नाम से भारत में जानी जाती है। और यह जो इस कंपनी पर जो फ्रांसीसी राजा हुआ करता था जो लुई 14वां था, उसका इस पर पूर्ण नियंत्रण था। हालांकि यह काफी सपोर्टिव था। जब इस कंपनी को सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, यानी कि जरूरत थी, तब यह किसी भी आर्थिक सहायता के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहता था। फिर हम देखते हैं कि 1667 ईस्वी में यहाँ का जो एक और जो व्यक्ति होता है वो मतलब कि उसके साथ जो वापस आता है फ्रांसीसी की ओर से, तो वो कौन था, तो फ्रांसिस कैरो है। वो भी भारत की ओर यात्रा करता है, और इसकी यात्रा में एक ईरानी व्यक्ति होता है जो उसका साथ देता है, जिसका नाम होता है मरकरा। और जो मरकरा है वो इन दोनों का मरकरा और जो फ्रांसिस कैरो था उन दोनों का एक दल होता है जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आता है। और इसकी जो पहली फैक्ट्री जो है वो सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्टैब्लिश्ड होती है। तो इसकी जो ये क्या कहते हैं जो कंपनी जो 1668 ईस्वी में सूरत में जो स्टैब्लिश्ड होती है,
इसी मरकरा यानी कि ईरानी जो निवासी है वो 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर देता है। जो दूसरी वो कंपनी जो स्टैब्लिश करता है वो कहाँ करता है, तो मसूलीपट्टनम में। तो इन दोनों के द्वारा दिया गया, या यूँ कहा जाए तो जो इनकी फैक्ट्री होती है इसकी जिम्मेवारी जो है वो कौन उठाता है, तो एक व्यक्ति उठाता है जो है फ्रांसिस मार्टिन। या यूँ कहा जाए तो इन दोनों केंद्रों का जो गवर्नर बनाया गया वो किसे बनाया गया था, तो फ्रांसिस मार्टिन को दिया गया था। फ्रांसिस मार्टिन जो है इसे ही फ्रांसिस या फिर फ्रैंको मार्टिन भी कहा जाता है। तो जो फ्रांसिस मार्टिन था उसको फ्रैंको मार्टिन भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी भारत में जितनी भी कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां जो स्थापित हुई है वो अपनी व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में आती हैं। और यहाँ पे जो भी वो देश होते हैं जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश, या फिर जो अभी आई है ये फ्रांसीसी कंपनी, जो कि यहाँ पे अपनी कंपनी के वो अपनी कंपनी का यहाँ पे स्थापित करते हैं। इसमें अब पहली फैक्ट्री जो है वो जो पहली फैक्ट्री होती है फ्रांसीसी की वो सूरत में होती है, और दूसरी जो फैक्ट्री जो ये स्थापित होती है वो होती है मसूलीपट्टनम में। तो इस मार्टिन ने जो है वो यहीं से अपनी फ्रांसीसी शक्तियों का जो विस्तार करना शुरू कर देता है। तो चलिए आगे की ये नोट्स को देखते हुए देखते हैं कि भारत में जो है फ्रांसीसियों का आगमन कैसे होता है। तो भारत में जो है फ्रांसीसियों का आगमन जो है वो 17वीं शताब्दी में शुरू होता है। वे भारत में आने वाले अंतिम और यूरोपीय व्यापारियों में से थे। तो जैसे देखा जाए कि ये अंतिम नहीं, इसके बाद भी एक आए, और इनका जो आगमन होता है यह एक व्यापारिक कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से होता है, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। जिसकी स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में हुई थी। और किसके ये में हुई थी, तो लुई 14वां के, और इसके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कौन थे, तो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। पहले ही बताया था हमने, कोलबर्ट ने की थी। और 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, और डेनिश। यहाँ गलती से फ्रांसीसी लिखा गया है, तो यहाँ पे जो होगी वो होगी, यहाँ जो होगी वो डेनिश कंपनी होगी, डेनिश। ये क्यों और कैसे हुआ था भारत में इसका आगमन, तो फ्रांसीसी जो थे भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। उस समय तक पुर्तगाली, डच, अंग्रेज जो थे, वो डेनिश जो थे, वो पहले से ही यहाँ पे अपने मतलब यहाँ भारत में जो है वो अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे, अपनी फैक्ट्रियाँ जो है स्थापित कर चुके थे, और यहाँ से वो भारी मात्रा में जो है वो मुनाफा भी कमा चुके थे। इन यूरोपीय शक्तियों से देखा जाए तो ये आपस में ही कंपटीशन की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और पूर्वी देशों के साथ इन्होंने अपना व्यापार में जो हिस्सा प्राप्त होता था उसको उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में, उसके बाद जो अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो दूसरा आता है, इस कंपनी को फ्रांसीसी सरकार का जो है वो पूरा समर्थन मिलता है। मतलब इसको जो ये फ्रांसिस या फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको सपोर्ट करने के लिए वो फ्रांसिस के जो राजा थे यानी सरकार जो थी वो उस कंपनी के लिए पूर्ण अपना जो है पूर्ण योगदान या पूर्ण समर्थन दे रही थी, पूर्ण सपोर्ट में थी, यानी कि फुल सपोर्ट में थी वो इस कंपनी को ये व्यापारिक रूप से आगे बढ़ाने में।
यह कंपनी ने 1667 में फ्रांकोइस कैरन के नेतृत्व में एक दल जो है वो भारत में भेजते हैं। मतलब ये जो दल जो बनाते हैं इसमें वो क्या करते हैं, फ्रांकोइस कैरन को एक दल के नेतृत्व में भेजते हैं और 1668 ईस्वी में सूरत में ये अपना पहला कारखाना स्थापित करते हैं, जिसके बाद उन्होंने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे, तो मसूलीपट्टनम में उन्होंने जो है वो मसूलीपट्टनम में, और फिर 1673 में इन्होंने पांडिचेरी में अपनी बस्तियां यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर पांडिचेरी उनके भारत में प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। मतलब ये पांडिचेरी को इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बना दिया। और इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो ये जो आए थे भारत में, फ्रांसीसी जो थे वो भारत में आए थे, तो किस उद्देश्य को लेकर आए थे, उनके मन में क्या भावना थी, तो और उनका जो ये आपसी सहयोग था वो किस लिए था, तो आपसी जो सहयोग था उनका वो था व्यापारिक सहयोग, दूसरा था औपनिवेशिक उद्देश्य, तीसरा जो था उनका वो था राजनीतिक उद्देश्य, और चौथा था रणनीति उद्देश्य, और जो पांचवा उद्देश्य था वो था धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्य। तो उन्होंने उनका जो ये हमने पढ़ा उनका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापारिक उद्देश्य, औपनिवेशिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, रणनीतिक उद्देश्य और धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्य। तो उनका जो पहला आता है व्यापारिक उद्देश्य, तो व्यापारिक रूप से जो उद्देश्य था उसमें क्या क्या था, व्यापार के लिए के उद्देश्य से जो आए थे, मन में भावना बनाए थे कि वो भारत में आकर व्यापार करेंगे, यहाँ के माल सस्ते मालों को खरीदेंगे और यूरोप के अन्य क्षेत्रों में जाकर उसे महंगे दामों में बेचेंगे, जिससे उन्हें मुनाफा मिलेगा। तो वो किस चीज की वो ये करना चाहते थे व्यापार, तो भारत में वो मसाले का व्यापार, रेशम का, नील का और कपड़ा का। सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था वो था मसाले का व्यापार, जो कि भारत में सस्ते मूल्य पे मिलता और वो यूरोप के कई क्षेत्रों में ले जाकर उसे महंगे दामों में बेचते। और यूरोप में जो था भारतीय कपड़े और मसालों की जो थी वो बहुत अधिक मांग थी। और दूसरा जो होता है वो है औपनिवेशिक उद्देश्य। तो औपनिवेशिक उद्देश्य जो था वो किस लिए था, तो एशिया में जो था, एशिया में जो था वो एशिया में अंग्रेजों और डच के प्रभुत्व को चुनौती देना। जो एशिया में जो तो व्यापारिक उद्देश्य यानी औपनिवेशिक रूप से जो उद्देश्य था वो था क्या, एशिया में अंग्रेज और डच के प्रभुत्व को चुनौती देना। मतलब उनके आगे कंपटीशन में खड़ा हुआ तो वो कौन था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांस को जो है एक मजबूत उपनिवेशी शक्ति बनाना, फ्रांस को एक मजबूत उपनिवेशी शक्ति बनाना। और तीसरा जो था वो था राजनीतिक उद्देश्य, यानी कि धीरे धीरे भारत के शासकों की राजनीति में दखल देकर अपना प्रभाव बढ़ाना। और डुप्ले के समय जो यह उद्देश्य यह कब दिखा, तो डुप्ले के टाइम में यह जो है उद्देश्य स्पष्ट रूप से देखने को मिला। तो ये किस ये में करते थे, तो उत्तराधिकार युद्धों में हस्तक्षेप करते थे। जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता था उसमें वो दखल अंदाजी करते थे। फिर जो आता है वो रणनीतिक उद्देश्य। तो इसमें था कि वो हिंद महासागर में
फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे बनाना, या चंदनगौर में पौंडीचेरी, चंद्रनगर और माहे काराकोल जैसे स्थानों को किले बंद करना। फिर आता है धार्मिक सांस्कृतिक उद्देश्य। तो इसमें क्या था कि फ्रांसीसी मिशनरी भी भारत आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसमें भी जो है फ्रांसीसी मिशनरी जो है वो आते हैं भारत, और यहाँ भी भारत में भी वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, जैसे कि उन्होंने ये पुर्तगालियों ने किया था। लेकिन यह अंग्रेजों या पुर्तगालियों जितना मजबूत कारण नहीं बना। जितना मजबूत पुर्तगाली और अंग्रेज थे, उतना मजबूत इनका जो कारण था कि भारत में आएंगे, व्यवहार करेंगे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ये उतना शक्तिशाली रूप से उभर कर सामने नहीं आए। तो इस उद्देश्य के तहत फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। मतलब कि भारत के जो आपसी वो ये अंदर जो भी बातें हो रही थी, जो भी इनका युद्ध या फिर जो भी इनकी बातें चल रही थी, उसमें ये हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। विशेषकर कर्नाटक और हैदराबाद में ये उत्तराधिकार के युद्धों के दौरान, जो हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहे थे, युद्ध की बातें छिड़ी थी, उसमें ये हस्तक्षेप करना शुरू कर दी। यानी यूं कहे कि ये उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे, एक दूसरे को भड़काने लगे। उनका लक्ष्य जो था वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को चुनौती देना। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले से अपनी जगह भारत में बना चुकी थी और वो क्या की थी कि अपने अधीन कर चुकी थी भारत को, तो वो जो थे वो उसे अपने अधीन करना चाहते थे। कौन? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने के लिए तैयार थे। और वे क्या किए, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे अंग्रेजों से लगातार युद्धों में, मतलब अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक युद्ध में वो हार गए और अंततः उनका राजनीतिक सपना भी अधूरा रह गया। यानी कि वो जिसमें हस्तक्षेप कर रहे थे और उसको हस्तक्षेप करते करते वो अपने आप को वहाँ पर शक्तिशाली दिखाना चाहते थे और भारत को और ब्रिटिश को भी अपने अधीन करना चाहते थे। लेकिन इनका जो ये सपना था वो अधूरा रह गया। अब आता है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। तो फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना थी वह मुख्य रूप से भारत में, वो फ्रांसीसियों ने भारत में एक मुख्य रूप से कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को मूल रूप से कंपनी देश इंडियस ओरिएंटल्स के नाम से वो इसी नाम से कहा जाता था, लेकिन यह उनकी भाषा में था। और भारत की उनकी भाषा में देखा जाए तो वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहा जाता था। यानी कि वो भारत में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो स्थापित होती है। तो वो कब होती है, तो 1664 में। और कौन करता है, तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के नेतृत्व में होता है। और उसकी जो ये प्रधानमंत्री, वहाँ के जो प्रधानमंत्री यानी कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट थे और इन्हीं के देख रेख में इस कंपनी को स्थापित किया गया था। और इनकी कंपनी जो थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको पूर्ण रूप से वो सरकार का समर्थन मिला था और सरकार का सपोर्ट था। और इसका उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश और डच कंपनियों से कंपटीशन में
कंपटीशन करके भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। जो भारत में जो है वो ये फ्रांसीसी कंपनी के आगमन और शुरुआती जो केंद्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इस कंपनी के माध्यम से ही फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी विभिन्न व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली, यह फैक्ट्रियां स्थापित की, जिनमें से कुछ प्रमुख फैक्ट्रियां हैं वो है सूरत 1668 ईस्वी में जो भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री होती है वह होती है कहाँ पे? तो सूरत में। और दूसरी जो फैक्ट्री होती है वो 1669 ईस्वी में होती है, वो होती है मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। और यह पांडिचेरी में 1674 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। जो केंद्र बन गया है वह है जो लंबे समय तक उनकी राजधानी के रूप में रहता है। यानी कि दोनों फैक्ट्रियों की जो मुख्य केंद्र यानी कि उसकी राजधानी जो होती है फैक्ट्रियों की वह कहाँ होती है? तो वह पांडिचेरी में होती है जो कि 1674 में खुलती है। फिर आता है चंद्रनगर में 1690 ईस्वी में बंगाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र खुलता है। मतलब इनका एक और जो व्यापारिक केंद्र होता है वो कहाँ होता है? तो बंगाल में। और कब यह कब स्थापित होता है? तो यह 1690 ईस्वी में। और उनकी जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ कहाँ था? तो माही में, कराईकल में और यानम में। यही तीनों जगहों पे उनका जो है फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन जाता है। और इस कंपनियों के मुख्य जो गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें जो है गवर्नर बहुत आए, कई गवर्नर भी बने, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख गवर्नर थे, प्रमुख और प्रभावशाली जिसको बोला जाए वो थे जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले। तो जोसेफ फ्रांकोइस जो डुप्ले थे उनका जो शासन था वो कब तक अपनी कंपनियों में योगदान देते रहे? तो 1742 से 1754 ईस्वी तक। डुप्ले को जो है फ्रांसीसी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उन्होंने फ्रांसीसियों की जो नीति थी उसको पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने वो पूरी तरह से बदला। तो किस ये क्षेत्र में बदला था? तो उन्होंने जो बदला वो रणनीतिक बदलाव किया उसके अंदर। फिर उसमें क्या किया? तो सैन्य हस्तक्षेप किया। और फिर जो है वो कर्नाटक का युद्ध और फिर पराजय तथा वापसी भी। उनकी फ्रांसीसियों की जो नीति थी उसको उन्होंने किसने? तो फ्रांकोइस डुप्ले ने क्या किया था? पूरी तरह से बदल दिया था। तो रणनीतिक बदलाव किए थे, फिर सैन्य हस्तक्षेप किए। कर्नाटक का युद्ध, जो कर्नाटक का युद्ध था वो 3 बार हुआ था युद्ध। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, फिर द्वितीय युद्ध, फिर तृतीय युद्ध। जब भारत में फ्रांसीसी गवर्नर की बात होती है तो जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले का नाम सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे ऊपर उन्हीं का नाम लिया जाता है और सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार भारत में एक यूरोपीय साम्राज्य स्थापित करने में महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। और उन्होंने ही अंग्रेजों से जो संघर्ष हुआ था वह भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष मुख्यतः कर्नाटक युद्ध के रूप में ही हुआ था। तो यह संघर्ष जो है वो किस ये क्षेत्र के लिए हुआ था? तो व्यापार और राजनीतिक प्रभुत्व की प्रतिद्वंदिता से प्रेरित होकर हुआ था तथा यूरोप में चल रहे युद्धों का विस्तार था। जो यह प्रतिद्वंदिता से प्रेरित था वह यूरोप में चल रहे युद्धों का विस्तार था।
कुल मिलाकर 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें से अंतिम युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति के अंत की मोहर लगा दी। यानी कि इसी तीसरी कर्नाटक जो युद्ध हुई उसमें उसी में ही फ्रांसीसी शक्तियों का अंत हो गया। तो जो पहला युद्ध था, जो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था, वो था पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 ईस्वी तक, यानी 2 वर्षों तक युद्ध चला था। फिर जो दूसरा युद्ध आता है वह है 1749 से 1754 ईस्वी तक। फिर आता है तीसरा युद्ध। जो तीसरा युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, वो होता है 1756 से 1763 ईस्वी तक। तो जो पहला युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 1748 तक हुआ था। इस युद्ध, यह जो युद्ध था वो कहाँ हो रहा था? तो यूरोप में हो रहा था। यूरोप में किस लिए? तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध, जो उनका ही एक विस्तार रूप था। और जो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेजों के मद्रास पर कब्जा कर लिया था। मतलब कि जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, जो अंग्रेजों के, वो उन्होंने मद्रास पर जो है कब्जा कर लिया। और बाद में एक्स-लॉ-चैपल की संधि के तहत, और बाद में जो है वो एक्स-लॉ जो चैपल था उसी की संधि के बाद युद्ध को समाप्त किया गया और अंग्रेजों को जो है मद्रास वापस दे दिया गया। इस युद्ध ने यह देखा है कि भारतीय शासक जो थे वो यूरोपीय शक्तियों की सैन्य तकनीक के सामने ज्यादा कमजोर, यानी कि काफी कमजोर साबित हुए थे। और दूसरा जो युद्ध था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी तक। यह युद्ध जो था यूरोप में किसी भी संघर्ष से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि पूरी तरह से भारत की आंतरिक राजनीति का परिणाम था। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ने भारत के 2 प्रमुख राज्य हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के संघर्षों में हस्तक्षेप करने किया था और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का भी समर्थन किया था। जो अंग्रेज फ्रांसीसी थे वो जो ये 2 जो थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, इन दोनों का समर्थन कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और मोहम्मद अली का संघर्ष कर रहे थे। फ्रांसीसी जो थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का समर्थन कर रहे थे और जो अंग्रेज थे वो नासिर जंग और मोहम्मद अली का समर्थन कर रहे थे। प्रारंभ में जो फ्रांसीसी जो थे वो सफल हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अकाट पर कब्जा करके पासा ही पलट दिया। इस युद्ध के बाद जो डुप्ले को वापस जो है फ्रांस बुला लिया गया और जो इस युद्ध जो हो रहा था उसके बाद जो है डुप्ले को है फ्रांसीसियों ने वापस बुला लिया, जो फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो जो 2 फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे वो भारत के 2 प्रमुख राज्यों को पर कब्जा किए थे। वो कौन कौन से थे? तो हैदराबाद और कर्नाटक। और फ्रांसीसी जो थे वो किसका समर्थन कर रहे थे? तो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का समर्थन कौन कर रहा था? तो फ्रांसीसी। और जो अंग्रेज थे वो किसका समर्थन कर रहे थे? तो नासिर जंग और मोहम्मद अली का। और अंग्रेज जो थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अकाट पर कब्जा करके उसको पासा पलट दिया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अकाट पर जो कब्जा किया था वो कौन था? तो अंग्रेज थे। फिर आता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध जो है यूरोप में सप्तवर्षीय यानी 7 इयर्स वार के रूप में शुरू होने के बाद भारत में शुरू हुआ था। यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ वह निर्णायक युद्ध साबित होकर रह गया।
इसमें जो युद्ध हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए थे, तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था। इसमें जो युद्ध हुआ था वो वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जो 1760 ईस्वी में हुआ। और दूसरा जो युद्ध था वो पेरिस की संधि जो हुआ था 1763 ईस्वी में। इन युद्धों के बाद जो है फ्रांसीसी भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई और ब्रिटिशों के लिए भारत में एक साम्राज्य विस्तार करने का रास्ता साफ हो गया। अब जो है फ्रांसीसियों का पतन कैसे होता है, तो फ्रांसीसियों का जो पतन होता है वह उसकी कंपनी की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। और दूसरा जो है फ्रांसीसियों का पतन जो है वो फ्रांसीसी कंपनी की प्रकृति पर निर्भर, दूसरा जो है फ्रांसीसी गवर्नरों की अक्षमता के कारण, और तीसरा पतन जो होता है वो अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, मतलब अंग्रेजों के पास जो शक्तियां नौसैनिक शक्तियां थी वो काफी शक्तिशाली थी और फ्रांसीसियों के पास जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे कमजोर हो चुकी थी। फिर होता है वांडीवाश का युद्ध जो होता है उसमें फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। और जो फ्रांसीसियों की विफलता के जो कारण थे वो कौन कौन से थे, तो जो उनकी विफलता के जो कारण थे वह थे नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना, दूसरा था फ्रांसीसी सरकार का जो समर्थन था वो कमजोर था, फिर था डुप्ले की वापसी, फिर था अंग्रेजों की वित्तीय जो थी वो श्रेष्ठता जो थी वित्तीय श्रेष्ठता उसके कारण से वो विफल हो गए, और स्थानीय भारतीय शासकों से कमजोर संबंध, जो स्थानीय भारतीय थे उनके जो शासक थे उनसे जो उनका संबंध था वो कमजोर संबंध था, जिसकी वजह से ये भारत में अपने व्यापारिक संबंध बना नहीं पाए। और उसमें जो था केंद्रित नीति का अभाव था। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ वह 3 बार हुआ था, हमने पहले ही बताया। तो युद्ध हुए यानी 3 युद्ध जो हुए थे वो था कर्नाटक के क्षेत्र में लड़े गए थे। वो युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के क्षेत्र में जो युद्ध हुए थे, इसलिए इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। जो कर्नाटक में ये जो युद्ध हुआ उसे कर्नाटक युद्ध के नाम से उस युद्ध को कर्नाटक युद्ध नाम दे दिया गया। यह युद्ध जो है भारत में लड़े जा रहे थे, इसका मुख्य कारण भारत नहीं था। जो ये कर्नाटक का युद्ध था वो भारत में ही युद्ध हो रहा था, लेकिन उसका कारण भारत नहीं था, बल्कि इसका कारण यूरोप में चल रहे आपसी मतभेद था। तो जो आपसी मतभेद था वो किस किस के बीच था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो था वो आपसी मतभेद था। उस युद्ध का जो परिणाम था वो भारत में देखने को मिल रहा था, लेकिन जो इनके युद्ध का कारण था वो आपसी मतभेद था, यूरोप का आपसी मतभेद था। यूरोप में जो कौन कौन से देश जो थे वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच का जो आपसी मतभेद था वो था, ना कि भारत था, लेकिन उसका परिणाम जो देखने को मिल रहा था वो भारत में ही मिल रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।